हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। बता देती हूँ कि बैच के ऊपर अब तक हमारी जितनी भी क्लासेज हो चुकी हैं, आज उनके ऊपर क्या है, प्रश्नोत्तरी है। बैच के ऊपर आपका जो कंटेंट रहेगा, मैं आपको मतलब जितना भी एक हफ्ते में कंटेंट करवाया जाएगा, उसके ऊपर उसी हफ्ते के लास्ट दिन में मैं आपके सामने प्रश्नोत्तरी लेकर आऊंगी। तो ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आप लोग ये जांच सके कि हाँ, हमने कितना पढ़ा है। तो जितना भी आदिकाल से संबंधित हमारा कंटेंट ऐप के ऊपर कंप्लीट हो गया है, 5 क्लासेज मैं वहां पर प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। साथ में पीडीएफ भी आप लोगों को दी जाती है, ताकि आप पीडीएफ को पढ़कर आसानी से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि गारसद तासी के द्वारा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। हिंदी साहित्य जो लेखन परंपरा है, एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ कि कितना कंटेंट मैंने आदिकाल से संबंधित आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है बैच के ऊपर। देखो, आदिकाल का नामकरण, समय सीमा और हिंदी का पहला कवि किसने क्या माना है, ये मैं करवा चुकी हूँ। राष्ट्र साहित्य आपका कंप्लीट हो चुका है, लौकिक साहित्य कंप्लीट हो चुका है, साथ में आपका जो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा है ये कंप्लीट हो चुकी है। अगला जो मैं टॉपिक ऐप के ऊपर करवाऊंगी, ये आपका जो अपभ्रंश साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य और गद्य साहित्य, इस तरह से मैं आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी, और गद्य साहित्य पर जाकर हमारा जो आदिकाल है कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐप के ऊपर जितनी क्लासेज हुई है हमारी आदिकाल से संबंधित, उस पर यह प्रश्नोत्तरी है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गारसद तासी के द्वारा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में, फ्रेंच भाषा में, खड़ी बोली में। तो गारसद तासी किसके पक्षधर थे बेटा, ये थे उर्दू के पक्षधर। इसीलिए तो रामचंद्र शुक्ल इनको क्या मानते हैं, हिंदी का सबसे बड़ा कट्टर आलोचक। मतलब खुद को रामचंद्र शुक्ल नहीं, ये खुद कहते हैं कि हिंदी का मैं सबसे बड़ा क्या हूं, कट्टर आलोचक हूं। तासी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, ये अंग्रेजी भाषा में या फिर हम कहेंगे फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में कहेंगे, फ्रेंच भाषा या अंग्रेजी भाषा में। और पी वाई में ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, बस क्वेश्चन की जो वर्डिंग है वो घुमा दी जाती है। देखो, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, लेकिन जो शब्दों की जो हेरा फेरी है, एग्जामिनर उसको आगे पीछे कर देता है। पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा कैसे गया था कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया निम्न में से कौन सा ग्रंथ है। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन की जो वर्डिंग है उसको घुमा दिया है। मैंने आपके सामने रख दिया कि गारसद तासी के द्वारा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। तो किस भाषा में लिखा गया है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अब ये तासी कौन थे, सबसे पहले हमारे जो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत होती है, गारसद तासी के द्वारा ग्रंथ लिखा जाता है इस्तवार द लालित एतुर हिंदुस्तानी। इसको ये फ्रेंच भाषा में लिखते हैं, और कितने कवियों को शामिल करते हैं इसमें, 738 कवियों को इसमें शामिल करते हैं। कितने कवि लेते हैं, 738। और 72 मतलब ओनली, केवल 72 कवि किसके लेते हैं, हिंदी के लेते हैं। बाकी किसके लेते हैं, उर्दू के लेते हैं। इसीलिए तो आगे चलकर गिरियसन अपने ग्रंथ के बारे में क्या कहेंगे, कहते हैं कि संस्कृत, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी के कवियों को मैं बाहर कर रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि इसके ऊपर तासी पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और गारसद तासी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा जाता है, उसका अनुवाद कौन करते हैं, 1952 में लक्ष्मी सागर वार्षण ने हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से इस ग्रंथ का क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। ये भी क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तासी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा जाता है, इसके 2 संस्करण निकलते हैं। कितने संस्करण निकलते हैं, 2। जो पहला संस्करण निकलता है, इसके 2 भाग निकलते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों कि जो पहला संस्करण निकलता है, इसके 2 भाग निकलते हैं, और जो दूसरा संस्करण निकलता है, इसके 3 भाग निकलते हैं। पहले जो 2 भाग हैं, दूसरे संस्करण के एक साथ प्रकाशित होते हैं। यानी जो ये 2 भाग यहाँ पर आए हैं दूसरे संस्करण के, ये तो एक साथ प्रकाशित हो गई। जो तीसरा भाग है दूसरे संस्करण का, यह फिर आगे चलकर प्रकाशित होता है। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि गारसद तासी के ग्रंथ
को कितने भाग हैं, भाग नहीं संस्करण करेंगे आप लोग, इसके 2 संस्करण निकलते हैं। जो पहला संस्करण है इसके 2 भाग आते हैं और जो दूसरा संस्करण है इसके 3 भाग आते हैं, जिसके 2 भाग पहले प्रकाशित होते हैं और 1 भाग बाद में प्रकाशित होता है। इसका अनुवाद बता दिया मैंने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा 1952 में किया गया था और यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अब इसमें तासी ने कौन सी पद्धति अपनाई, यानी जब भी लेखक ऐतिहासिक आलोचक ग्रंथ लिखने बैठता है तो उसमें कोई ना कोई पद्धति अपनाता है। वर्ण कर्मानुसार है, काल कर्मानुसार है, समाजवादी है, आलोचनात्मक है, वैज्ञानिक है, विद्यावादी पद्धति है, किस पद्धति को अपनाता है। तो तासी के द्वारा बेटा जो पद्धति अपनाई गई है कौन सी है, वर्ण कर्मानुसार पद्धति इनके द्वारा अपनाई गई है। कौन सी पद्धति अपनाते हैं, वर्ण कर्मानुसार। अब ये वर्ण क्या है, जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हो तो स्वर और व्यंजन आपके सामने आते हैं। स्वर और व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनको वर्ण बोलते हैं। जैसे स्वरों में सबसे पहले आता है ए और व्यंजन में सबसे लास्ट में क्या आता है। ये मैंने क्या बताया, वर्ण में सबसे पहले ए आता है यानी स्वर में, और अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो है सबसे लास्ट में आता है। तो यही पद्धति किसके द्वारा अपनाई गई, तासी के द्वारा अपनाई गई। यानी हिंदी का पहला कवि तासी ने किसको माना, अंगद को माना। अब ये अंगद कौन है, अंगद है सिख धर्म से क्या करते हैं, ये बिलोंग करते हैं। और सिख धर्म में एक तिहल संप्रदाय आता है। तिहल संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, अंगद ने की थी। वैसे सिख धर्म के संस्थापक तो गुरु नानक बताए जाते हैं, जिनकी रचनाएं हैं जपू जी, आसा दीवार, रहीरा, सोहिला, नसीहतनामा, ये सब ग्रंथ गुरु नानक के द्वारा लिखे जाते हैं। अंगद भी इन्हीं की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो अंगद के द्वारा तिहल संप्रदाय पहला कवि मानते हैं इसको, कौन, तासी। और लास्ट का कवि किसको मानते हैं, हेमंत पंत को मानते हैं। लास्ट का कवि इन्होंने किसको माना है, हेमंत पंत को माना है। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले। तासी ने पहला कवि किसको माना, अंगद को माना, और लास्ट का कवि किसको माना है, हेमंत पंत को माना है। तासी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। क्वेश्चन अगर तासी से पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं कि तासी के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था। बताने की जरूरत नहीं है कि तासी के ग्रंथ का अनुवाद अभी डिस्कस किया है हमने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा 1952 में इस ग्रंथ का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया जाता है। किसने किया था बेटा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। कब किया है, 1952 में। किस नाम से किया है, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। अब ये किशोरी लाल गोस्वामी और किशोरी लाल गुप्त 2 नाम आपके सामने आते हैं, और एग्जामिनर अगर पूछ लेगा कि जॉर्ज गिरेसन के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था, तो ये दोनों नाम आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। क्योंकि एग्जामिनर का जब एग्जाम सेट करता है एग्जामिनर, तो उसका माइंड मतलब बच्चे के माइंड के ऊपर घूमता है। बच्चे के माइंड को देखते हुए एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। इसीलिए तो कहती हूँ कि आपको एग्जामिनर के माइंड को समझते हुए क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है। आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे एग्जामिनर, हमें कोई मतलब नहीं है। तो तासी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा जाता है इसका अनुवाद किसने किया था, मैंने बता दिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बट किशोरी लाल गोस्वामी कौन है, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इन्होंने उपन्यास नाम की पत्रिका निकाली, और मयंक मंजरी नाम का इनका क्या है, एक इंपॉर्टेंट उपन्यास है। किसका, किशोरी लाल गोस्वामी का। और बताते हैं कि सबसे ज्यादा उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा ही लिखे गए। ये उपन्यास विधा जब हम आधुनिक काल में आएंगे तब पढ़ेंगे, तब वहां पर कौन आएंगे, किशोरी लाल गोस्वामी। लेकिन जॉर्ज गिरियसन है, उनके ग्रंथ का अनुवाद किशोरी लाल गुप्त करते हैं। कौन करते हैं बेटा, किशोरी लाल गुप्त। और कब करते हैं, 1957 में गिरियसन के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था, किशोरी लाल गुप्त ने किया था। महेश दत्त शुक्ल के द्वारा भाषा काव्य संग्रह हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है, महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया है भाषा काव्य संग्रह। ये भी क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़े
कि जॉर्ज गिरियसन के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। इस ग्रंथ का अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया, ये तो सही है भाई। किशोरी लाल गुप्त के द्वारा इस ग्रंथ का अनुवाद 1998 में किया गया, ये क्या है, गलत है। 1958 में अनुवाद किया था। आदिकाल को गिरियसन ने चारण काल कहा, ये भी सही है। इसमें 1992 कवियों को लिया, ये गलत है क्योंकि इसमें ये 952 कवियों को रखते हैं, न कि 1992 कवियों को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी और डी, जिसमें गलत है उसको एक तरफ करते हैं। बी और डी ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब गिरियसन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, गिरियसन के द्वारा जो ग्रंथ लिखा जाता है, कौन सा, इस्तवार सॉरी कौन सा लिखा जाता है गिरियसन के द्वारा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ को ये सबसे पहले एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा इस ग्रंथ का अनुवाद एक विशेषांक के रूप में होता है। अब ये विशेषांक क्या है, देखो गिरियसन ने जो ये ग्रंथ लिखा है इसको ये 12 भागों में लिखते हैं, बट जो 12वां भाग है ये अज्ञात कवियों के नाम से है, इसको ये प्रकाशित नहीं करवाते। जब अपने ग्रंथ को जो अलग अलग भाग दिए गए हैं इस ग्रंथ में, मान लीजिए इसमें कितने, मान लीजिए क्या इसमें 11 भाग हैं, यानी जब पुस्तक के रूप में, पुस्तकार रूप में जब ये ग्रंथ हमारे सामने आता है तो इसमें कितने भाग दिए गए हैं, 11 भाग इसमें दिए गए हैं। और इन 11 भागों को इकट्ठा करके गिरियसन ने 1889 में क्या किया था, इसका प्रकाशन करवाया था। बट विशेषांक के रूप में अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा सन आएगा, 1888। यहाँ पर दो सन आपके सामने आते हैं, 1889 और 1888, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब गिरियसन के ग्रंथ के अलग अलग भाग एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित होते हैं, तब तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1888। लेकिन जब ये पुस्तक के रूप में कलकत्ता से ये प्रकाशित होती है तब इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1889 है। अब इस ग्रंथ में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस ग्रंथ में गिरियसन के द्वारा सबसे पहले काल विभाजन किया गया। काल विभाजन का मतलब क्या है कि इन्होंने अलग अलग अध्याय अपने ग्रंथ में किए। सबसे पहले जब हम आदिकाल पढ़ते हैं तो समय सीमा इसकी आती है 1050 से 1375 संवत, अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं। लेकिन जॉर्ज गिरियसन इसमें लगभग 700 के आसपास किसकी समय सीमा मानते हैं, आदिकाल की समय सीमा मानते हैं। फिर आदिकाल को ये क्या नाम देते हैं, चारण काल नाम देते हैं। इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा है कि आदिकाल को इन्होंने क्या कहा, चारण काल कहा। ये पहले नंबर पर रखते हैं आदिकाल को चारण काल, और 7वें नंबर पर क्या रखते हैं, रीतिकाल को रीति काव्य कहते हैं। तो कौन से नंबर पर रखते हैं, ये 7वें नंबर पर रखते हैं। आदिकाल को क्या कहा, चारण काल, और रीतिकाल को क्या कहा, रीति काव्य। लिख देती हूं यहाँ पर, इन्होंने क्या कहा, रीति काव्य, इन्होंने किसको कहा, रीतिकाल को कहा। और आदिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले कौन थे भाई, ये जॉर्ज गिरियसन ही थे। सॉरी, आदिकाल को नहीं, भक्ति काल को। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा, जॉर्ज गिरियसन के द्वारा कहा गया है। तो बता दिया, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, ये आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये आधा इतिहास ग्रंथ का नाम है, और ये कौन लिखते हैं, सुमन राजे। जब आप क्या पढ़ते हो, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद में जब सप्तक आते हैं तो चौथे सप्तक से सुमन राजे बिलोंग करते हैं। क्या बताया है मैंने, अज्ञेय के द्वारा जो तार सप्तक निकाला जाता है जिसके 4 भाग आते हैं, तो चौथे भाग में कौन आते हैं, सुमन राजे आते हैं। तो सुमन राजे के द्वारा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा जाता है,
इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। संवेदना शब्द आ जाता है तो राम स्वरूप चतुर्वेदी के ऊपर टिक करना है। मोतीलाल मनोरिया ने कौन सा लिखा है? राजस्थानी भाषा और साहित्य। मोतीलाल मनोरिया ने कौन सा लिखा है? राजस्थानी भाषा और साहित्य। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा है? संवेदना का विकास। सुमन राजे ने लिखा है आधा इतिहास। और डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा दो ग्रंथ लिखे जाते हैं। एक तो लिखा जाता है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास और दूसरा लिखा जाता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि किसने माना? आदिकाल में जो कवि आते हैं, हिंदी का जो पहला कवि किसने क्या माना है, इसके ऊपर मैं आपको मतलब क्लासेज ऐप के ऊपर करवा चुकी हूँ। तो अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि किसने माना? तो किसने माना है? अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि HPD के द्वारा माना गया है। अब्दुल रहमान जिन्होंने क्या लिखा है? संदेश रासक नाम का ग्रंथ, और ये क्या है? एक खंड काव्य है। और अब्दुल रहमान ने जो संदेश रासक ग्रंथ लिखा है, ये कितने भाग हैं? इसके 3 भाग आते हैं। पहले में तो क्या बताते हैं? मंगलाचरण। दूसरे में फिर इसमें बताया गया है कि किस तरह से 12 मासा का वर्णन आता है, और तीसरे में फिर इसमें जो नायिका से संबंधित जो प्रेम वर्णन किया गया है, ये इसमें आता है। तो अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि HPD मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने सालीभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। साथ में मुनि जिन विजय ने भी किसको? सालीभद्र सूरी, जिसके द्वारा भारतेश्वर बाहुबली नाम की रचना लिखी जाती है। राहुल सांकृत्यायन की अगर बात करते हैं तो सरहपा को क्या मानते हैं? हिंदी का पहला कवि मानते हैं। और सर्वमान्य मत भी क्या है? यही है। शिव सिंह सेंगर के द्वारा पुष्य या पुंड कवि को क्या है? हिंदी का पहला कवि माना गया है। किसको? पुष्य या पुंड कवि को। जब आप जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को पढ़ते हैं डिटेल में, तो इन्होंने आदिकाल में 9 कवियों को लिया है। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और सबसे पहले ये पुष्य या पुंड कवि की बात करते हैं। और पुष्य या पुंड कवि की जब ऐप के ऊपर मैंने बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट करवाया है। जब ये बात करेंगे पुष्य कवि की, तो स्थानीय भाषा के कारण शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को क्या कहा था? भाखा की जड़ कहा था। अभी तक आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि शिव सिंह सेंगर ने भाखा की जड़ किस कवि को कहा है। बट एग्जामिनर अब एक स्टेप आगे चलेगा, आपसे पूछ सकता है कि शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ किस भाषा के कारण कहा है? स्थानीय भाषा के कारण, प्राकृत के कारण, फारसी के कारण, उर्दू के कारण। तो याद रखना है दोस्तों, स्थानीय भाषा के कारण शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड कवि को भाखा की जड़ कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर मैंने बता दिया कि अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि इन्होंने माना है। अब्दुल रहमान कौन थे? एक मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने क्या लिखा है? हिंदी में ग्रंथ लिखा है। इसीलिए तो संदेश रासक को क्या कहा जाता है? धर्मेत्र ग्रंथ भी इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा? तो किसने कहा है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कहा गया है। अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काव्य आदिकाल को कहते हैं। लेकिन आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल 4 प्रकरणों में बांटते हैं। प्रकरण 3 यानी कि देश भाषा काव्य में ये आदिकाल को क्या कहते हैं? वीर गाथा काल कहते हैं। वीर गाथा युग शब्द आ जाए तो श्याम सुंदर दास, वीर काल आ जाए तो किसके ऊपर जाना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के ऊपर जाना है। डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल ने मिलकर एक ग्रंथ संपादित किया था। मिश्र बंधुओं की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इन तीनों भाइयों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ में इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी? काल कर्मानुसार पद्धति इनके द्वारा अपनाई गई है। और आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है? मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा। अभी जो एचटेट हुआ है वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मिश्र बंधुओं के द्वारा आदिकाल को क्या नाम दिया गया है।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा है बेटा रामकुमार वर्मा के द्वारा। रामकुमार वर्मा के द्वारा 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से ये ग्रंथ लिखा जाता है। इस ग्रंथ को ये 7 भागों में बांटते हैं। भक्ति काल तक ही इस ग्रंथ को ये लिख पाए थे, यानी भक्ति काल तक ही इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। और आदिकाल को रामकुमार वर्मा ने क्या कहा था? संधि चारण काल कहा था। चारण काल बता दिया मैंने ऊपर, किसने कहा? गिरियसन ने कहा। लेकिन संधि चारण काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने कहा। इस ग्रंथ को इन्होंने कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। कहां तक लिखा था इन्होंने? भक्ति काल तक लिखा था। तो समय सीमा आपसे पूछी गई है, प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1929 में कौन सा ग्रंथ निकलता है? रामचंद्र शुक्ल का जनवरी महीने में 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में नागरिक परचाणी सभा कांसी से प्रकाशित होता है। संपादन कौन करते हैं? श्याम सुंदर दास। बाद में इसका नाम बदलते हैं रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का विकास। लेकिन इसमें जो कवि हैं और जो समय अवधि रामचंद्र शुक्ल ने ली है ये ज्यादा हो जाती है। एक भूमिका के रूप में इस ग्रंथ को लिखते हैं, बट ये ज्यादा बड़ा हो जाता है तो इसको एक इतिहास के रूप में क्या करते हैं? प्रकाशित करवाते हैं जनवरी महीने 1929 में। 1936 में क्या आई थी भाई? जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी आती है। कामायनी में कुल कितने सर्ग है? 15 सर्ग हैं। 1936 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1936 में ही गोदान आता है। 1936 में ही प्रेमचंद की मृत्यु होती है। 1936 में ही कामायनी आती है। 1936 में ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। तो 1936 क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1973 में क्या आता है? भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस, 1973 में प्रकाशित हुआ था। तो बता दिया ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़े। यदि आप कवि को समझना चाहते हैं तो आपको कवि की भूमि पर जाना होगा। किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का, मिश्र बंधु विनोद का, रामचंद्र शुक्ल का, जॉर्ज गिरियसन का। तो जॉर्ज गिरियसन कहते हैं कि अगर आप उस कवि के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उस कवि की भूमि पर जाना होगा। यानी कि अगर हम ग्रंथ लिखते हैं और ग्रंथ में किसी भी कवि या लेखक को अगर हम उद्गिर्द करते हैं तो हमें उस कवि के बारे में, उस लेखक के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी जानकारी हमने अपने ग्रंथ में लिख दी और उसको प्रकाशित करवा दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है? खतरनाक होता है। तो जॉर्ज गिरियसन के द्वारा ये कोटेशन कही गई है। किसने कहा है? जॉर्ज गिरियसन ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए किस ग्रंथ को आधार बनाया है? कालिदास की रचना मेघदूत को, कालिदास हजारा को, कालिदास त्रिवेदी को या कालिदास चतुर्वेदी को? तो शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज नाम का ग्रंथ लिखा जाता है। और इस ग्रंथ में ये कितने कवियों को लेते हैं? ये 838 कवियों को लेते हैं। वैसे तो इसमें 1003 भी बताया जाता है, बट मोस्टली 838 इसमें कवि देखने को मिलते हैं। और ये भी क्या है कि हिंदी में लिखा गया ग्रंथ है। शिव सिंह सेंगर के द्वारा कौन सा ग्रंथ बताया है? शिव सिंह सरोज। तो इस रचना को लिखने के लिए शिव सिंह सेंगर ने किस ग्रंथ को आधार बनाया था? कालिदास हजारा को आधार बनाया था। कालिदास हजारा किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास त्रिवेदी के द्वारा ये रचना लिखी गई है, कालिदास हजारा। और इस ग्रंथ को सहायक ग्रंथ किसने बनाया? शिव सिंह सेंगर ने बनाया। कालिदास की रचना मेघदूत। कालिदास कौन है? संस्कृत के महाकवि। और कालिदास की रचना मेघदूत, इसका वर्णन आपको आषाढ़ का एक दिन रचना आती है। किसके द्वारा लिखा गया है? नाटक मोहन राकेश के द्वारा ये नाटक लिखा गया है, आषाढ़ का एक दिन, जिसमें कालिदास है, मल्लिका है, विलोम है, अंबिका है, ये सब पात्र हैं। तो वहां पर कालिदास की रचना मेघदूत का वर्णन आता है। कालिदास हजारा बता दिया मैंने, कालिदास त्रिवेदी के द्वारा लिखी गई है। तो शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए किस ग्रंथ को आधार बनाया है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कालिदास हजारा को। जॉर्ज गिरियसन ने अपने ग्रंथ के लिए किस ग्रंथ को आधार बनाया? तो शिव सिंह सरोज को।
और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की जो सामग्री ली है किस ग्रंथ से जुटाई है, ये जुटाई है मिस्र बंधु विनोद से। मैंने बता दिया तीनों आलोचकों के बारे में। जॉर्ज गिरियसन ने तो शिव सिंह सेंगर को आधार बनाया था, शिव सिंह सेंगर ने कालिदास हजारा को आधार बनाया था, और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की सामग्री के लिए किसको आधार बनाया था, मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ को आधार बनाया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिया गया है कि 1000 से 1400 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा किसने मानी है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपके अभी जो स्टेट हुआ है, आई थिंक पीजीटी में ये पूछा गया था। 1000 से 1400 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा किसने मानी है, तो ये एचपीडी के द्वारा मानी गई है। 1000 से 1400 ईस्वी कौन मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। बट आपके एग्जाम में डॉक्टर नगेंद्र से क्वेश्चन पूछा गया था, ये मानते हैं 7वीं से 14वीं शताब्दी। कितनी मानते हैं बेटा, 7वीं से 14वीं शताब्दी। और रामचंद्र शुक्ल तो फेमस है ही, इनकी जो समय सीमा है 1050 से 1375 विक्रम संवत आदिकाल की समय सीमा इन्होंने मानी है। अगर हम राहुल सांकृत्यायन की बात करते हैं तो इन्होंने क्या मानी है, 760 से लगभग 1300 ईस्वी के आसपास इन्होंने आदिकाल की समय सीमा मानी है। क्योंकि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा आदिकाल को क्या नाम दिया जाता है, सिद्ध सामंत काल नाम दिया जाता है। हिंदी काव्य धारा नाम करके ये बुक लिखते हैं। तिब्बत, चीन, तिब्बत, नेपाल, यहाँ पर ये यात्रा करते हैं। इनका एक यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा, जो 1937 में इन्होंने लिखा था। और इसको ये 5 भाग, इस जो मेरी तिब्बत यात्रा है इसके कितने भाग आते हैं, 5 भाग इस ग्रंथ के आते हैं, जिसमें लहासा की ओर, साक्य की ओर, चाड़ की ओर, सेक्य की ओर, नेपाल की ओर, यानी जो इसमें जो भाग दिए गए हैं, इन भागों में जो ये स्थान है यहाँ पर ये जाते हैं और सिद्धों से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री को क्या करते हैं, ये जुटाते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, प्रकाशित करवाते हैं। इसीलिए तो इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है, सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। और हिंदी का पहला कवि सिद्धों में किसको माना है, सरहपा को हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा माना गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है। रामकुमार वर्मा के द्वारा आदिकाल को संधि चारण काल कहा गया, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने वीर काल कहा। बस छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तिवारी नहीं आएंगे बल्कि कौन आएंगे, मिस्र आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वर्बली बोला है आपके सामने, अगर ध्यान से क्लास को देख रहे हैं तो। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदिकाल को क्या कहते हैं, वीरकाल कहते हैं, और रीतिकाल को क्या कहते हैं, श्रृंगार काल कहते हैं। ये वही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं जिन्होंने रीतिकाल को क्या कहा, श्रृंगार काल कहा। श्रृंगार काल, रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से पहले कौन कह चुके थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया था कि अगर कोई श्रृंगार की दृष्टि से इस काल को श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। बट उन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम न देकर क्या कहा, उत्तर मध्य काल कहा। पूर्व मध्य काल तो कहा भक्ति काल को और उत्तर मध्य काल कहा रीतिकाल को। लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस नाम को उठाते हैं और रीतिकाल को क्या नाम देते हैं, श्रृंगार काल। तो बता दिया ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़े। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैं प्रयुक्त ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद से ही विवरण देता हूं। किसका कथन है, बता दिया था मैंने, रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। यानी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कथन कहा गया है कि रीतिकाल के कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है मैंने कहां से उठाया है, मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ से उठाया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक ग्रंथ लिखा जाता है। बताते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति राउस से हुई है। किससे मानते हैं, राउस से मानते हैं। राजस्व से किसने मानी है, तासी के द्वारा राजस्व से क्या है, इसकी उत्पत्ति मानी गई है। राजस्व से क्यों मानते हैं कि तासी का मानना है कि उस टाइम पर जो यज्ञ होते थे उन यज्ञों के द्वारा राजा क्या करता था, किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार करता था। इसीलिए ये क्या कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्व से मानते हैं।
रसायन से कौन मानते हैं? रसायन से मानी है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने मानी है भाई? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये मानी गई है रसायन से। एक विशलदेव रासो नाम का ग्रंथ आता है जो नरपति नाल्य के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 4 खंड आते हैं। और विग्रह राज चतुर्थ को क्या मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल इसमें जो विशलदेव रासो में जो असली विशलदेव हैं, विग्रह राज चतुर्थ को मानते हैं। तो बताते हैं कि इसमें एक पंक्ति आती है कि 1272 करके ऐसे कुछ पंक्ति आती है। तो उसके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द की से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। अब रासक से कौन मानते हैं? रासक से मानते हैं एचपीडी। कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं। तो बता दिया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। विशलदेव रासो के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? तो किसने कहा है ये बेटा? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने कि भाषा की परीक्षा करके अगर इस ग्रंथ को देखते हैं तो वह राजस्थानी नहीं, वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णात्मक काव्य है। ये भी कौन कहते हैं? विशलदेव रासो के बारे में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। एक शब्द आता है आपके सामने कि भाषा की कसौटी पर अगर इस ग्रंथ को कसते हैं तो हमें और भी निराश होना पड़ता है। कसौटी शब्द किसके लिए प्रयोग करेंगे? पृथ्वीराज रासो के लिए। और परीक्षा शब्द किसके लिए प्रयोग करेंगे? रामचंद्र शुक्ल विशलदेव रासो के लिए करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 3 ग्रंथ लिखे जाते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल ने एक ग्रंथ मिलकर संपादित करवाया था, हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक नामक ग्रंथ लिखा जाता है 1938 में। और हिंदी का पहला कवि रामकुमार वर्मा किसको मानते हैं? स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि परमाल रासो का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? परमाल रासो किसके द्वारा लिखा गया? जगनीक के द्वारा लिखा गया है। इसमें आल्हा और उद्दल 2 वीर भाई होते हैं जो बनारस के आसपास का जो बेसवाड़ा क्षेत्र है, क्षेत्रीय क्या है? ये है कौन? आल्हा और उद्दल। और इन दोनों भाइयों की वीरता का वर्णन इस परमाल रासो में किया गया है। तो इसका बताया गया कि अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद किया था वाटरफील्ड ने। किसने किया है? वाटरफील्ड के द्वारा इस ग्रंथ का अनुवाद किया जाता है। अब जो ये परमाल नाम है, परमाल नाम किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने नागरी परचाणी सभा कांसी से क्या करते हैं? परमाल रासो नाम से प्रकाशित करवाते हैं। अब ये नाम आया है चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ में क्या किया है कि इस ग्रंथ को भाटों की सहायता से क्या करते हैं? इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करवाते हैं। यानी कि भाट कवियों की सहायता से चार्ल्स इलियट इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करवाते हैं। और कब करवाते हैं? 1865 में इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करवाते हैं। 3 बात मैंने यहाँ पर बताई है परमाल रासो से संबंधित। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद वाटरफील्ड ने किया है। परमाल रासो नाम से किसने प्रकाशित करवाया था? श्याम सुंदर दास ने नागरी परचाणी सभा कांसी से। और चार्ल्स इलियट ने 1865 में, जो तत्कालीन फ्रकावाद के ये इलियट होते हैं और भाटों की सहायता से इस ग्रंथ को संपादित करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। आगे बढ़े, युद्ध और शौर्य ताना है, विलास बाना है, इसे ताने बाने से रासो बुना गया है। इसकी बनावट को समझना, रासो को समझना है। पृथ्वीराज रासो के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? यानी जो रासो ग्रंथ लिखे गए हैं रासो साहित्य के अंतर्गत, ये भाट या चारण कवि होते थे और ये अपने कवि के साथ युद्ध में जाते थे और आंखों देखी घटना का वर्णन ये अपने काव्य में करते थे। इसीलिए तो आदिकाल के कवियों को क्या कहा गया है कि ये सिर्फ कलम के धनी नहीं होते थे बल्कि तलवार के भी क्या होते थे? धनी होते थे। क्योंकि ये अपने राजा के साथ, अपने आश्रयदाता के साथ युद्ध में जाते थे और युद्ध में इन्होंने जो घटना देखी है उसका ये वीरतापूर्वक वर्णन यानी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन अपने काव्य में करते थे। जैसे जब हम पृथ्वीराज रासो को पढ़ते हैं जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय आते हैं,
और उसको चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। तो चंद बरदाई उस पुस्तक को पूरा नहीं कर पाते और अपने पुत्र किसको जलहण के हाथों में सौंपते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जलहण पुस्तक हाथ दे चली गजन नरप काज, यानी पुस्तक को अधूरा छोड़ते हैं चंद बरदाई, पूरा कौन करते हैं? पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जलहन पूरा करते हैं। तो पृथ्वीराज रासो के ऊपर यह कथन पूछा गया है कि युद्ध और शौर्य ताना है। ताना क्या होता है कि जब आपके घरों में अगर आपकी जो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे कि दादी हैं, ताई हैं, घर में अगर दरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें एक पतले धागे का, सफेद धागे का एक ताना उसके ऊपर मतलब एक तरह से बिछाया जाता है। तो वही क्या है? ताना है। तो पृथ्वीराज रासो का ताना क्या बताते हैं बच्चन सिंह? युद्ध और शौर्य। और विलास क्या बताते हैं? बाना। विलास क्या है कि एक तरह से राजा यहाँ पर क्या करता है? विलास का मतलब है कि राजा अपने प्रजा की तरफ ध्यान नहीं देता, बल्कि प्रेम क्रीड़ा में क्या रहता है? लीन रहता है। तो यहाँ पर वही बात रामचंद्र बच्चन सिंह बता रहे हैं कि युद्ध और शौर्य ताना है और विलास उसका बाना है। और इसी ताने बाने से रासो बुना गया है। और उसकी बुनावट को, उसके काव्य को, उसकी भाषा को अगर समझेंगे हम, तो वही क्या है? रासो को समझना है। पृथ्वीराज रासो के बारे में ये किसने कहा है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यह एक राजनीतिक महाकाव्य नहीं, दूसरे शब्दों में यह राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य या महाकाव्यात्मक त्रासदी भी किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, पूछा गया है कि किस ग्रंथ के बारे में कहा है। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में ये किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। परमाल रासो जगनी के द्वारा, जिसमें आल्ला और उद्दल दो वीर भाई आते हैं। और इसमें एक बात और याद रखनी है, इसमें जो गोला है, बंदूक है, तोप है, इन सब का वर्णन परमाल रासो में देखने को मिलता है। हमीर रासो सारंगधर और जज्जल कवि के द्वारा लिखा गया है। जज्जल कवि को तो कौन मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। लेकिन सारंगधर क्या है? इसके सर्वमान्य मत से इसके रचयिता कौन है? सारंगधर है। विसलदेव रासो नरपति नल के द्वारा, जिसका मूल नाम क्या बताया है रामचंद्र शुक्ल ने? विग्रहराज चतुर्थ। और बच्चन सिंह क्या बताते हैं? विग्रहराज तृतीय। सॉरी भाई, रामचंद्र शुक्ल बताते हैं विग्रहराज तृतीय और बच्चन सिंह बताते हैं विग्रहराज चतुर्थ। इस ग्रंथ में 4 खंड आते हैं। पहले में तो है राजमती का भोज परमार मतलब बिसल देव के साथ विवाह होना। दूसरे में आता है कि राजमती से रूठकर बिसल देव का उड़ीसा की तरफ जाना। तीसरे वहां 1 वर्ष तक रहना। और तीसरे में आता है राजमती का विरह वर्णन और फिर राजा का उड़ीसा से वापस लौटना। और चौथे में फिर आता है कि राजमती और बिसल देव का मिलन। बता दिया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चंद बरदाई के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका ग्रंथ है? मौलवी करमुद्दीन का, एडविन ग्रिव्स का, मिस्र बंधु विनोद का, महेश दत्त शुक्ल का। तो ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ किसने लिखा है? एडविन ग्रिव्स महोदय के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष अगर पूछ लिया जाए तो क्या आएगा? 1917 में ये ग्रंथ इन्होंने लिखा है। मौलवी करमुद्दीन के द्वारा लिखा गया है तजकिरा ईसु अराई हिंदी। मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया है मिस्र बंधु विनोद। और महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया है भाषा काव्य संग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सदा तरियो ना वन फूले, यारो सदा ने सावन होए, पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो किस ग्रंथ की पंक्ति है ये ली गई है परमाल रासो से। परमाल रासो की एक पंक्ति और पूछी जाती है कि 18 बरसले क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इस तरह से इस रासो की पंक्ति भी ये भी पूछी जाती है। और आपके सामने जो पंक्ति दी गई है ये भी पूछी जाती है। डॉक्टर बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर ये पंक्ति दी गई है कि सदा तरियाना वन फूले, यारो सदा ने सावन होए। परमाल रासो के बारे में ये कहा गया है। परमाल रासो जगनी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें आला और उदल 2 वीर भाई होते हैं। इनकी वीरता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और परमाल रासो में ये कहाँ पर गाए जाते हैं? जो मतलब ये उत्तरांचल का जो बेसवाड़ा है वहां पर वर्षा ऋतु में जो ये आला है ये गाया जाता है। जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, इनको रामचंद्र शुक्ल किस में शामिल करते हैं? देश भाषा काव्य में इनको सम्मिलित करते हैं। जयचंद प्रकाश तो लिखा गया है भट्ट केदार के द्वारा और जय मयंक जस चंद्रिका लिखा गया है मधुकर कवि के द्वारा। बट ये दोनों ग्रंथ क्या है? अप्रकाशित हैं। लेकिन इनका जो
इनका जो मटेरियल है ये आपको राठौड़ रिख्यात जो सिंहाइच के द्वारा लिखा गया है उसमें क्या है इनका मैटर देखने को मिलता है। ऐसा कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। बिस्सलदेव रासो के बारे में कई बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आगे बढ़े, डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो अभी बताया है कि 7वीं से 14वीं शताब्दी किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा माना गया है। 760 से 1300 कौन मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। 1050 से 1375 फिर कौन मानेंगे? रामचंद्र 760 से 1300 राहुल सांकृत्यायन मानेंगे भाई, और 1050 से 1375 मानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़े कि तासी व शिव सिंह सेंगर के द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई? तो कौन सी पद्धति अपनाई है? इन्होंने वर्ण कर्मानुसार पद्धति अपनाई है। काल कर्मानुसार पद्धति अपनाई थी मिश्र बंधुओं ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सामाजिक पद्धति अपनाई थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विधेयवादी पद्धति अपनाई थी रामचंद्र शुक्ल ने। बट विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तेन महोदय हैं, जिसमें क्षण वातावरण और जाति को इंपोर्टेंस दी गई है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि बिस्सलदेव रासो के कौन से खंड में राजमती का विषय वर्णन है? तो बिस्सलदेव रासो का जो तीसरा खंड आता है उसमें क्या है? राजमती का विषय वर्णन है। और इसी खंड में राजा क्या करते हैं? उड़ीसा से वापस लौटते हैं। पहले खंड में तो क्या है? राजमती और बिस्सलदेव का विवाह है। दूसरे खंड में क्या है कि राजमती से रूठकर मतलब राजा कहां पर जाते हैं? उड़ीसा जाते हैं और वहां पर 1 वर्ष रहते हैं। यानी 12 मासा का वर्णन सबसे पहले किस रचना में देखने को मिलता है? आदिकाल में आपको बिस्सलदेव रासो में देखने को मिलेगा। और जो 12 मासा है तो सबसे पहले कौन से मास से इस ग्रंथ की शुरुआत होती है? यानी कौन सा मास सबसे पहले दिया गया है? तो कार्तिक मास दिया गया है। अगर आषाढ़ मास पूछ लिया जाए तो ये आएगा किसमें? पृथ्वीराज रासो में। लेकिन कार्तिक मास दिया गया है बिस्सलदेव रासो में। तीसरा खंड मैंने बता दिया कि राजमती का विरह वर्णन और राजा उड़ीसा से वापस लौटते हैं। चौथे खंड में फिर बिस्सलदेव रासो, बिस्सलदेव है और राजमती है, उसका मिलन है। आगे बात करें कि बिस्सलदेव रासो में 12 मासा का वर्णन है, इसलिए बिस्सलदेव रासो कौन से मास से शुरू होता है? अभी बताया है मैंने कार्तिक मास से शुरू होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आषाढ़ मास से शुरू होगा पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को किस आधार पर अर्ध प्रामाणिक माना है? आदिकाल में अगर सबसे ज्यादा विवादित रचना है तो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो को कोई प्रामाणिक मानेगा, कोई अर्ध प्रामाणिक मानेगा, कोई अप्रामाणिक मानेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक तो मान लिया, बट किस आधार पर माना है? तो इन्होंने माना है सुख सुखी संवाद के आधार पर इसको क्या माना है? अर्ध प्रामाणिक माना है। सुनीति कुमार चटर्जी हैं, अगरचंद नाहटा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। तो सुख सुखी संवाद के ऊपर क्या करते हैं? इसको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। लास्ट का क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है। ऊपर तो पूछा था अर्ध प्रामाणिक, बट यहाँ पर पूछा है प्रामाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, दशरथ शर्मा। तो कौन प्रामाणिक नहीं मानते? रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल इसको क्या मानते हैं? अप्रामाणिक मानते हैं। किसको? पृथ्वीराज रासो को। इसीलिए तो पृथ्वीराज रासो को ये क्या कहते हैं कि ये क्या है? एक जाली ग्रंथ है। और जाली ग्रंथ आगे चलकर आधुनिक काल में जब गद्य रचनाएं हम करेंगे तो वहां पर गंग कवि की रचना आएगी, चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसको जाली ग्रंथ कौन बताएंगे? डॉक्टर बच्चन सिंह बताएंगे। लेकिन आदिकाल में जाली ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल किसको बताते हैं? पृथ्वीराज रासो को बताते हैं। श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, दशरथ शर्मा और मिश्र बंधु विनोद, ये क्या करते हैं? पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? प्रामाणिक मानते हैं। ये क्या मानते हैं? प्रामाणिक मानते हैं। जब पृथ्वीराज रासो मैंने करवाया था तो इसके 4 संस्करण निकलते हैं, यानी 4 संस्करणों में जो लघुतम संस्करण आता है जिसमें कितने छंद हैं? 1300 छंद हैं। इन 1300 छंदों के आधार पर ही दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि यही क्या है? मूल पृथ्वीराज रासो है, और इसी के आधार पर इसको क्या बताते हैं? प्रामाणिक बताते हैं।
तो ये थे भाई जितना भी मैटर अभी तक ऐप के ऊपर करवाया गया है उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी। 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं। देखने में ये 25 क्वेश्चन है बट चारों ऑप्शनों को बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो मैं वर्बली बोलती हूँ कि उसके ऊपर भी आप लोगों को फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में जो मैं बोल रही हूँ वही आपको 100% देखने को मिलेगा। ये नीचे आंसर की दी गई है, ये क्लासेज आपके ऐप में अपलोड हो जाएगी, अलग से फोल्डर बना दिया जाएगा वीकली टेस्ट नाम करके। तो आपको क्लासेस को ध्यान से देखना है। जो क्लासेस आपको दी ऐप के ऊपर जो कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है, क्लासेस को ध्यान से सुनो, पीडीएफ को ध्यान से पढ़ो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो ताकि लास्ट टाइम पर आप शॉर्ट नोट्स से क्या कर सको, अपना रिवीजन कर सको। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। टीचिंग गोल्स को अभी सब्सक्राइब करें और कंप्लीट बैच पाने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य।